फॉल ऑफ द यूएसएसआर 25 दिसंबर 1991। मॉस्को में क्रेमलिन पर आखिरी बार सोवियत फ्लैग लहराता है। वंस माइटी सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर दुनिया के नक्शे से गायब हो जाता है। दोस्तों, एक समय पर सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री हुआ करता था। यह 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया कवर करता था। इसके पतन के बाद वर्ल्ड मैप पर 15 नए देश जन्म लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ 1991 में कि सुपर पावर यूएसएसआर का 72 साल का अस्तित्व अचानक से खत्म हो गया? कैसे इतना बड़ा एम्पायर पूरी तरह बिखर गया? आइए जानते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, सोवियत यूनियन ऑफिशियली यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर का जन्म 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद हुआ था। अक्टूबर क्रांति या रेवोल्यूशन में बोल्शेविक्स रशियन प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते हैं। इससे पहले फरवरी रेवोल्यूशन के जरिए ऑटोक्रेटिक रूलर जार निकोलस II को रिप्लेस करके इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। हालांकि ऑफिशियली न्यू गवर्नमेंट की फॉर्मेशन रशियन सिविल वॉर के बाद होती है, जो 1922 तक चलता है। 1922 में जब यूएसएसआर फॉर्म होता है, तब ये 4 रिपब्लिक से मिलकर बना था, जो थीं रशियन, यूक्रेनियन, बेलारूसियन और ट्रांसकोकेशियन रिपब्लिक्स। आगे चलकर ये 15 रिपब्लिक्स का यूनियन बन जाता है। लेनिन की लीडरशिप में फॉर्म हुए यूएसएसआर को स्टालिन एक टोटलिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर वर्ल्ड की सुपर पावर के रूप में उभरता है और इसी के साथ यूएसए के साथ इसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि कोल्ड वॉर भी शुरू हो जाता है। करीब 5 दशकों तक वर्ल्ड पावर रहने के बाद यूएसएसआर में डिक्लाइन के साइंस नजर आने लगते हैं। इसके पीछे यूएसएसआर के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे। एक एक करके समझते हैं। इंटरनल वीकनेसेस ऑफ द यूएसएसआर। दोस्तों, यूएसएसआर एक टोटलिटेरियन स्टेट था। यहां पर किसी भी तरह की सिविल लिबर्टीज लोगों के पास नहीं थी। पूरी तरह ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन सिस्टम यहां की पहचान बन चुका था। इसी के साथ वन पार्टी सिस्टम, जिसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी, लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं था। इसके अलावा एक बड़ी समस्या यह थी कि यहां रशिया का डोमिनेंस था। कहने का मतलब यह है कि रशिया के अलावा बाकी रिपब्लिक्स के इंटरेस्ट की अनदेखी हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ रशियन थी और किसी भी रिपब्लिक की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसके अलावा रशियन कस्टम्स को रिपब्लिक्स के लोकल कस्टम्स की जगह प्रमोट किया जाता था। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिविजुअल रिपब्लिक्स को सिस्टम से नफरत होने लगी थी। वो किसी भी तरह इस अथॉरिटेरियन रूल से बाहर आना चाहते थे। इसके साथ ही रिपब्लिक्स में बढ़ती हुई नेशनलिस्ट फीलिंग्स भी यूएसएसआर के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई थी। इसके अलावा कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर डिफेंस और स्पेस पर जरूरत से ज्यादा खर्च करता है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सफर करने लगते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने लगती है। लोगों को डेली नेसेसिटीज के लिए परेशान होना पड़ता है। ये सब तो यूएसएसआर की इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इन्हें कंपाउंड करते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स। दोस्तों, यूएसएसआर की इंटरनल वीकनेसेस को और भी स्टार्क एक्सटर्नल फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक नेशंस की प्रोग्रेस। जब यूएसएसआर के लोग अपने नेबरिंग डेमोक्रेटिक नेशंस जैसे कि वेस्टर्न जर्मनी, फ्रांस एटसेट्रा को प्रॉस्पर होते हुए देखते हैं, तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो खुद कितना पीछे हैं। उनके इस रियलाइजेशन में बड़ा रोल प्ले करता है कोल्ड वॉर के दौरान यूएस प्रोपेगेंडा। इसके साथ ही ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यानी कि सोशलिस्ट ब्लॉक में क्राइसिस भी यूएसएसआर को कमजोर बनाती है। एक एक करके ये कंट्रीज यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस से बाहर होती जाती हैं। ये तो बात हुई यूएसएसआर के कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस की। लेकिन एग्जैक्टली यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है? क्योंकि ये चैलेंजेस तो काफी समय से बने हुए थे। फिर 1991 में आकर ही क्यों यूएसएसआर बिखर जाता है? इसका रीजन था इस दौरान हुए कुछ इवेंट्स। आइए जानते हैं इन इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स लीडिंग टू डिसइंटीग्रेशन। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन उसके लास्ट लीडर गोर्बाचेव के पावर में आने के साथ शुरू होता है। मार्च 1985 में गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बनते हैं
और वो कुछ ऐसी पॉलिसीज इनिशिएट करते हैं जिनकी वजह से सिचुएशन में तेजी से बदलाव होता है। ये पॉलिसीज थी ग्लासनोस्त एंड पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त यानी कि पॉलिटिकल ओपननेस। इसके थ्रू गोर्बाचेव स्टालिनिस्ट रिप्रेशन के ट्रेसेस को एलिमिनेट करना चाहते थे, जैसे कि बैनिंग ऑफ बुक्स और ओमनी प्रेजेंट सीक्रेट पुलिस। इसके तहत सोवियत सिटीजन्स को न्यू फ्रीडम्स मिलती हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाता है और पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और भी पार्टीज को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। सेकेंड सेट ऑफ रिफॉर्म्स को पेरेस्ट्रोइका या इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। गोर्बाचेव के अनुसार सोवियत इकोनॉमी को रिवाइव करने का बेस्ट वे है उस पर से गवर्नमेंट ग्रिप को लूज करना। उनको लगता था कि प्राइवेट इनिशिएटिव इनोवेशन को लीड करेंगे, इसलिए 1920s के बाद पहली बार इंडिविजुअल्स और कोऑपरेटिव्स को बिजनेसेस को ओन करना अलाउ कर दिया जाता है। वर्कर्स को बेटर वेजेस और कंडीशंस के लिए स्ट्राइक करने का राइट दे दिया जाता है। साथ ही गोर्बाचेव सोवियत एंटरप्राइजेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करते हैं। दोस्तों, गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स तो इतने अच्छे और पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, फिर इनकी वजह से यूएसएसआर का डिक्लाइन कैसे हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि इन रिफॉर्म्स का असर तुरंत नहीं दिखता। पेरेस्ट्रोइका ने सोवियत स्टेट की कमांड इकोनॉमी को एक झटके में खत्म कर दिया था, लेकिन मार्केट इकोनॉमी को मैच्योर होने में समय लग रहा था। गोर्बाचेव के खुद के शब्दों में कहें तो न्यू सिस्टम के काम शुरू करने से पहले ही ओल्ड सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। गोर्बाचेव की पॉलिसीज का इमीडिएट रिजल्ट बस रैशनिंग, शॉर्टेजेस और गुड्स के लिए कभी न खत्म होने वाली कतार के रूप में नजर आता है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में गवर्नमेंट के प्रति फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जाता है। द रेवोल्यूशंस ऑफ 1989 एंड द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन। दोस्तों, गोर्बाचेव बिलीव करते थे कि बेटर सोवियत इकोनॉमी के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बेटर रिलेशनशिप्स बहुत जरूरी हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। इसीलिए वो आर्म्स रेस से बाहर आने का फैसला करते हैं। गोर्बाचेव अनाउंस करते हैं कि अफगानिस्तान से सोवियत ट्रूप्स को विड्रॉ किया जाएगा, जहां वो 1979 से वॉर में एंगेज्ड हैं। इसके साथ ही ईस्टर्न यूरोप के वॉर्सो पैक्ट नेशंस में भी सोवियत मिलिट्री प्रेजेंस को कम कर दिया जाता है। इस नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी से सोवियत यूनियन पर तो गहरे प्रभाव देखने को मिलते ही हैं, लेकिन इससे पहले इसका असर ईस्टर्न यूरोपियन अलायंसेस पर देखने को मिलता है, जो कुछ ही महीनों में किसी रेत के किले की तरह ढह जाते हैं। 1989 का फर्स्ट रेवोल्यूशन पोलैंड में होता है, जहां नॉन कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट्स सॉलिडारिटी मूवमेंट लॉन्च करते हैं और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से फ्री इलेक्शंस की डिमांड करते हैं। सोवियत मिलिट्री की तरफ से हेल्प न मिलने पर गवर्नमेंट को इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और इलेक्शंस में सॉलिडारिटी मूवमेंट के लीडर्स को बड़ी सक्सेस मिलती है। इसकी वजह से पूरे ईस्टर्न यूरोप में पीसफुल रेवोल्यूशंस शुरू हो जाते हैं। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल का भी फॉल होता है और कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट जर्मनी एक बार फिर से यूनाइट हो जाते हैं। उसी समय चेकोस्लोवाकिया में वेलवेट रेवोल्यूशन के थ्रू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाता है। इस तरह 1989 में जून से दिसंबर के बीच पोलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया और रोमानिया की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स का पतन होता है। अब अगली बारी खुद सोवियत यूनियन की थी। द सोवियत यूनियन कोलैप्सेस। दोस्तों, ईस्टर्न यूरोप में चल रही हवा जल्दी ही यूएसएसआर में भी पहुंच जाती है। सोवियत रिपब्लिक्स को ईस्टर्न यूरोप में हो रहे रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन मिलती है। खराब इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड थे। इसके बाद सोवियत सैटेलाइट्स के प्रति गोर्बाचेव के हस्तक्षेप न करने यानी कि हैंड्स ऑफ पॉलिसी को देखकर यूएसएसआर के फ्रिंजेस पर लोकेटेड रिपब्लिक्स में इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं। 1990 में एक एक करके बाल्टिक स्टेट्स यानी कि एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया मॉस्को से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। सोवियत ट्रूप्स भी मूवमेंट को रोकने में असफल रहते हैं। सोवियत यूनियन के बाकी रिपब्लिक्स में भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशंस शुरू हो जाती हैं। ऐसे में गोर्बाचेव फैसला करते हैं कि रिपब्लिक्स के साथ मिलकर एक डिसेंट्रलाइज्ड यूनियन फॉर्म की जाए, जिसमें सभी रिपब्लिक्स को ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाएगी। इस तरह रिपब्लिक्स की डिमांड भी पूरी हो जाएगी और यूएसएसआर का एग्जिस्टेंस भी बना रहेगा। इस ट्रीटी पर फॉर्मली 20 अगस्त 1991 को साइन किया जाना था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ मेंबर्स
जिसमें वाइस प्रेसिडेंट गेनेडी यानायेव भी शामिल थे, ऐसी किसी भी ट्रीटी के अगेंस्ट थे। ये लोग एक कू प्लान करते हैं और 18 अगस्त 1991 को गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट करवा देते हैं, क्योंकि इनके अनुसार गोर्बाचेव की वजह से ही यूएसएसआर कमजोर हो रहा था और ये किसी भी तरह से यूएसएसआर और कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस बनाए रखना चाहते थे। हालांकि इस इम्प्रिजनमेंट के लिए ऑफिशियल रीजन दिया जाता है कि हेल्थ रीजंस की वजह से गोर्बाचेव अब प्रेसिडेंट की तरह लीड नहीं कर सकते। कू के लीडर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और मिलिट्री मॉस्को में पहुंचने लगती है, लेकिन वहां उसका सामना ह्यूमन चेन्स और सिटीजन से होता है, जो रशियन पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरिकेड्स बिल्ड कर रहे थे। बोरिस येल्त्सिन, जो उस समय रशियन पार्लियामेंट के हेड थे, मिलिट्री के एक टैंक पर खड़े होते हैं और सराउंडिंग क्राउड को सपोर्ट के लिए रैली करते हैं। इनके प्रयासों से कू 3 दिन में ही फेल हो जाता है। 21 अगस्त को कू लीडर्स अपनी हार मान लेते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। येल्त्सिन की जीत होती है और गोर्बाचेव वापस मॉस्को लौट पाते हैं। लेकिन अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं हो सकती थी। इस फेल्ड कू के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का नाम पूरी तरह खराब हो जाता है। गोर्बाचेव खुद भी कन्विंस हो जाते हैं कि पार्टी में रिफॉर्म्स करना नामुमकिन है और जल्दी ही वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। येल्त्सिन को लोग हीरो मान लेते हैं और गोर्बाचेव साइडलाइन होने लगते हैं। येल्त्सिन रशियन फेडरेशन को एक सेपरेट नेशन की तरह ही रूल करने लगते हैं और जब 1 दिसंबर 1991 को यूक्रेन, जो कि रशिया के बाद सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी रिपब्लिक थी, अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है, तो क्लियर हो जाता है कि ओल्ड यूएसएसआर अब खत्म हो चुका है। 8 दिसंबर 1991 को येल्त्सिन यूक्रेन और बेलारूस के प्रेसिडेंट्स के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके अनुसार रिपब्लिक्स का एक नया यूनियन फॉर्म किया जाता है। इसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी CIS नाम दिया गया। इस यूनियन को अगले ही हफ्ते 8 और रिपब्लिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे तो रिपब्लिक्स पूरी तरह इंडिपेंडेंट थे, लेकिन वो डिफेंस और इकोनॉमिक मैटर्स पर साथ काम करने का फैसला लेते हैं और इस तरह यूएसएसआर को फॉर्मली डिसॉल्व कर दिया जाता है। गोर्बाचेव क्रिसमस वाले दिन यानी कि 25 दिसंबर 1991 को रिजाइन कर देते हैं। दोस्तों, यूएसएसआर के फॉल में गोर्बाचेव का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए आइए इसका भी असेसमेंट कर लेते हैं। असेसमेंट ऑफ गोर्बाचेव। रशिया के ज्यादातर लोग दोस्तों गोर्बाचेव को एक फेलियर ही मानते थे, हालांकि सबके रीजंस जरूर अलग थे। कंजर्वेटिव्स जहां इन्हें यूएसएसआर और पार्टी के डाउनफॉल का जिम्मेदार मानकर ट्रेटर बोलते थे, वहीं रेडिकल रिफॉर्मर्स को लगता था कि ये कम्युनिज्म के सपोर्टर थे और अनरिफॉर्मेबल सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। और आम लोगों की राय में तो गोर्बाचेव एक वीक और इनकॉम्पिटेंट रूलर थे, जिनकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि गोर्बाचेव असल में 20वीं सेंचुरी के आउटस्टैंडिंग लीडर्स में से एक थे। इन्होंने न सिर्फ कोल्ड वॉर एंड करने के प्रयास किए, बल्कि ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को फ्री और इंडिपेंडेंट होना भी अलाउ किया। साथ ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जैसे स्ट्रांग इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए। वो अलग बात है कि इनके प्रयासों को कितनी सफलता मिली, लेकिन इनकी सोच और विजन में जरूर एक बड़े लीडर की निशानी देखी जा सकती है। कोल्ड वॉर टेंशन्स को खत्म करने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1990 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। और एक फन फैक्ट दोस्तों, गोर्बाचेव इज स्टिल अलाइव। मार्च 2021 में इन्होंने अपना 90th बर्थडे सेलिब्रेट किया है। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह 1922 में फॉर्म हुए यूएसएसआर का 1991 में आकर डिसइंटीग्रेशन हुआ। इस इवेंट को वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। इसने न सिर्फ एक बड़े देश के टुकड़े कर दिए, बल्कि दुनिया से एक सुपर पावर का नाम भी मिटा दिया। यूएसएसआर के डिक्लाइन के साथ ही कोल्ड वॉर का भी एंड माना जाता है और यहीं से यूएसए की लोन सुपर पावर के रूप में जर्नी शुरू होती है।